अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 92 स्टार्ट हो गया जी, कैप 5 का। बाहर बारिश हो गई है, क्लास अद्दी हो गई है। अच्छा जी, हम ये थ्योरी कर रहे थे, ये थ्योरी कर ली थी हमने। तो आपको कुछ वैसे तो IS 28 के MCQs हैं, तो IS 28 के चैप्टर के अंदर ही मैंने जो थ्योरी आपको कही थी कि पढ़ लेनी है, उसको पढ़ने की जहमत तो नहीं की होगी आपने, है ना? क्योंकि आप तो रिस्ट्रक्चरिंग लिखते रहे होंगे, जो मैंने आज चेक करना है ना? किस किस ने लिखे रिस्ट्रक्चरिंग वाले सवाल के सोल्यूशन को? गुड, इसमें थोड़ी सी तसल्ली हुई है मुझे। तो भाई यहाँ पर मैं आपको कुछ MCQs सजेस्ट कर रहा हूँ कि कर लेने हैं आपने IS 28 के। यहीं पे लिख देता हूँ, तो लिख लें ज़रा, कम से कम ये तो कर ही लें। आप कर लिए हैं तो अच्छी बात है। ये IS 28 के हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ हमने भी एक दो किए थे करने वाले, वो याद है जब मैंने आपको स्पेशल केस सिखाया था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाली वर्किंग का, कि पोस्ट पैट लें तो फिर डिविडेंड भी लेना पड़ता है, लेकिन CRE के अंदर फिर नेट करके लिखना पड़ता है। तो वो काम के MCQ से, उस तरह के को और भी आ सकते हैं। तो MCQ नंबर 20 इसी तरतीब में कर लेना। 22 लिख के लाया था, 21 MCQ 2, पता नहीं ये जैसे ही मैं पढ़ता गया, जैसे आते गए सामने। 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये यूँ चलें तो फिर 11 के बाद फिर 21 22, ठीक है? तो ये MCQs आपने कर लेंगे। ओके जी, चलो। अच्छा, अब एक चीज़ अभी भी मुझे मेरी पेंडिंग है इस एरिया में से, वो जो मैंने आपको सिखाना है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एसोसिएट की अकाउंटिंग कैसे करनी है पेरेंट ने, ठीक है ना? तो वो इंशाल्लाह करेंगे। अभी ज़रा IS 37 पे हमने पाँव रखा हुआ है, एक्सलेटर पे, ठीक है? लें जी, क्वेश्चन नंबर 11 आपके होमवर्क में था, लेकिन उससे पहले ये पैराज थे जिनके अंदर मोटी मोटी बातें आपको बता दी गई थी, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो एक पहले पैरा के अंदर उसने बताया रिस्ट्रक्चरिंग किसे कहते हैं। एग्जांपल्स आ गई कि जी आपने कहीं पे अपना बिजनेस किसी मुल्क में बंद करना है, या किसी मुल्क में बंद नहीं करना, तो आपने कोई एक प्रोडक्ट लाइन बंद करनी है, कोई एक मैनेजमेंट की लेयर उड़ानी है, या आपने कोई रीलोकेट करना है एम्प्लॉयज़ को या किसी फैक्ट्री को। ये सारी एग्जांपल्स हैं रिस्ट्रक्चरिंग की। फिर अगली बात, रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन कौन सी वाली लायबिलिटी की वजह से बनती है? कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की वजह से ये रिस्ट्रक्चरिंग की आपकी ऑब्लिगेशन, आपकी वजह आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पड़ती है, और उसकी वजह क्या होती है? अनाउंसमेंट। तो दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन बना सकते हैं। एक आपने डिटेल्ड प्लान बना लिया है, और दूसरा आपने अनाउंसमेंट कर दी है जिस वजह से अगलों के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप हो। ये एक पैरा था, ठीक है? उसके बाद अगली चीज़ उसने क्या बताई थी, कौन सी चीज़ें रिस्ट्रक्चरिंग के, तस्वीर कहीं लेना आपके लिए, कौन सी चीज़ें रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन में डाल सकते हैं। तो उसने तो ये कहा है कि वो सारे खर्चे जो नेसेसरली एंटेल्ड हो रिस्ट्रक्चरिंग, यानी रिस्ट्रक्चरिंग का नेसेसरी खर्चा हो, उसको आप प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग में डाल सकते हैं। लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद हमारे पास तकरीबन ये एक ही चीज़ निकलती नज़र आ रही थी, ठीक है? वो क्या है? रिडंडेंसी पेमेंट्स, ठीक है? फिर ज़्यादा लड़ाई इस चीज़ के ऊपर है कौन कौन सी चीज़ें ना हो। तो फिर उसने क्या कहा, कोई अगर आपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को रीलोकेट किया है, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर ले आए हैं उसको, उनकी आपने ट्रेनिंग की, उनको नए सिस्टम्स दिए, उनकी एडवर्टीजमेंट की, तो इसको प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग में मत डालो, क्योंकि ये ऑन गोइंग बिजनेस से रिलेट करता है, रिस्ट्रक्चरिंग से नहीं। फिर कोई फ्यूचर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स है, उसको प्रोविजन में से नेट मत करना, बल्कि उसको उसके स्टैंडर्ड से देखना। जाके IS 16 जैसे PPE की बात करता है कि डिस्पोजल के वक्त जो गेन आए उसको PNL में डाल देंगे। ऐसा नहीं सोचना कि गेन आ रहा है तो प्रोविजन में से नेट कर दें, इसकी इजाज़त नहीं दी उसने। फिर उसने कहा फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस को आपने नहीं प्रोविजन में डालना, क्योंकि ये अवॉइडेबल है। आप बंद कर दें बिजनेस, आप आज खड़े होकर उस चीज़ की लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर सकते। जो आप आज बिजनेस बंद कर दें
तो आपको फिर भी पे ना करनी पड़े, मतलब आज बिजनेस बंद करें तो क्या फिर भी लॉस आएगा? तो वो चीज़ लायबिलिटी बन ही नहीं सकती है, चाहे वो प्रोविजन के नाम वाली लायबिलिटी हो कि अगर आप तो ये मैंने कहा था एक जनरल क्राइटेरिया है किसी भी ऑब्लिगेशन को रिकॉर्ड करने का कि आप यूं सोचें आज बिजनेस बंद कर दें तो क्या अवॉइड कर सकते हैं? ऑपरेटिंग लॉस फ्यूचर वाले को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही मैंने एक एग्जांपल दी थी, ये कोई पैरा नहीं था लेकिन इसी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो गई ना कि ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है, ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस नहीं है। चाहे बिजनेस चले या ना चले, जो स्टॉक हम खरीद चुके हैं इसने फ्यूचर में हमें लॉस देना है, तो ये फोरसीन लॉस कहलाता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इसको रिकॉर्ड करवाएगा। ठीक हो गया? तो ये मोटी मोटी कुछ बातें हमने की थी, तो ज़रा इसको यहाँ से भी देख लें एक दफ़ा, और क्या चीज़ हमने याद रखनी है क्या नहीं। ठीक है, तो पहले में से सिर्फ एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद दूसरे में मैंने आपको कहा था कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज होती है ओनली व्हेन देयर इज डिटेल्ड प्लान एंड इट हैज़ रेज्ड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन इन दोज अफेक्टेड। ठीक है, बीच में थोड़ा सा लिखा हुआ है अनाउंसमेंट, बहरहाल इतना काफ़ी है। उसके बाद 78 के बाद 78 आ गया, काट दें। एटी में से क्या याद करना है? आ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन शेल इंक्लूड ओनली द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अराइजिंग फ्रॉम द रिस्ट्रक्चरिंग दैट आर necessarily entailed by restructuring and not associated with ongoing business। तो ये ऐसे ही याद करना है ना, क्योंकि हमने इसको लिखना होता है ना। ठीक है, तो जब आपने रिडंडेंसी के बारे में लिखना है तो ये नहीं कहना रिडंडेंसी को ऐड कर दो। ठीक है, थोड़ी सी बात तो लिखनी पड़ेगी ना। तो प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग में क्या चीज़ ऐड करनी है? वो कहता है अ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन शेल इंक्लूड ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम रिस्ट्रक्चरिंग that are necessarily entailed by restructuring and are not associated with ongoing business। ये आपने येलो वाला याद करना है। ठीक है, बीच में मैंने थोड़ा सा सीधा कर दिया आपको, तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा। ये याद मैंने साथ लिखा हुआ क्या? याद। तो याद वाले के साथ जो यहाँ याद लिखा हुआ वही याद करना है। वैसे तो वो याद हो ही जाना है, क्योंकि आपने देख देख कर लिखना है। अगली चीज़ 81 में भी याद करना है। क्या याद करना है? ये पढ़ो, आ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड सच कॉस्ट एज रीट्रेनिंग और रीलोकेटिंग कॉन्टिन्यूइंग स्टाफ, देयर मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स भी आपने एज इट इज़ याद करने। ठीक है, सही हो गया? यहाँ पे समझाया हुआ है सारा। ओके, ये 82, ये नो प्रोविजन, तो ये 82 लिखा हुआ है। तो 81 अभी आया नहीं, 80। ठीक है, क्या चीज़ आए? 82 आ गया, इधर आगे पीछे हो गया, माजरत, इसको सही कर लें। 81 है, रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन नहीं क्रिएट करनी, 81 आ गया। उधर भी मैं 81 लिख गया हूँ, उसको सही कर लेते हैं, आगे चलें। अगली बात, क्यों जी, क्यों? ये अगली बात भी याद करनी है, क्योंकि दीज एक्सपेंसेस रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड आर नॉट लायबिलिटीज फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। बस उसके आगे काट दो। तो ये ग्रीन वाला आपने क्या कर लिया? दूसरी यहां से बात याद कर ली। ठीक है, तो ये जनाब आपके याद वाली चीजें आ गई, यहां से लेकर यहां तक याद। तो अगर आपको इसको इग्नोर करना पड़े सवाल में, ऐसे नहीं मुंह उठा के इग्नोर कर देना, बल्कि आप क्या बताओगे कि जी यूं लिखोगे। अभी लिखना तो सीख लेते हैं, बहरहाल फिर भी ज़हन तो बना लेना ज़रा। हम क्या लिखेंगे कि ये रीट्रेनिंग, ये रीलोकेटिंग, ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग बिकॉज ये तो लिख दिया ना, इनको इंक्लूड नहीं करना। तो जो आएगा सवाल में उसके बारे में लिखेंगे दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोविजन। क्यों? वजह बताओ। Because these expenditures relate to future conduct of business are not liabilities of restructuring। और पहले ही वो कह चुका है, रिस्ट्रक्चरिंग में सिर्फ वो चीजें डाल सकते हो जो necessarily entailed by restructuring हो और जो ऑनगोइंग बिजनेस से रिलेट ना करती हो। तो ये ऑनगोइंग बिजनेस से रिलेट कर रही है, इसलिए इसकी प्रोविजन नहीं बनानी, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसने बत्ती बाल दी है। नेक्स्ट अगला कौन सा? पेरा है। पेरा 82 है। पेरा 82 क्या कहता है?
इसमें भी सफाई सुथराई करें, यहां से शुरू करो। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन आ प्रोविजन, बस इतना याद रख लो। इसको भी खाट दीजिए और इसको भी खाट दीजिए। इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए, आज इंशाल्लाह हम करेंगे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कशन, ठीक है। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो अभी पता नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल वैसे भी आपने इतना ही लिखना है। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के बारे में आप क्या लिखोगे, अगर सवाल में देते तो आप कहोगे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोविजन, आगे अपनी तरफ से लिखोगे क्यों, बिकॉज दीज आर अवॉइडेबल लॉसेज। वो मैंने यहाँ पे वजह लिखवाई थी ना, क्योंकि यहाँ लिखी नहीं हुई थी, बिकॉज दीज आर अवॉइडेबल लॉसेज, ठीक है, अवॉइड कर सकते हैं ईयर एंड पे। और आखिरी तो इतना याद करना है आपने, इसको जितना मैंने हाईलाइट कर दिया बस इतना ही याद करना है आप। और आखिरी क्या है, एज रिक्वायर्ड बाय पैरा 51, वहाँ से 51 भी पढ़ना है अभी हमने, ठीक है। आपने बस यहाँ से याद रखना है, गेन्स ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग आ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, ठीक है। इस इतने हाईलाइट वाले को याद कर लेना, ठीक है। डन हो गया, ठीक है। तो पहले जनाब अब इसकी पिक्चर ले ले, दो बीच में से पैरा मैंने उड़ा दिए हैं, ये रीस्ट्रक्चरिंग है, अगर इसकी आपने पिक्चर लेनी है तो ले लें, फिर इस तरफ वाली की पिक्चर लेते हैं। बहरहाल बल्कि इसमें तो क्या है, ये एग्जांपल्स हैं और इसमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान है और उसने रेज कर दी हैं वैलिड एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद नोट करने वाली तो ये चीज़ें ही थी कि आपको पता हो कौन सी जगह कट चुकी है और कौन सी जगह याद रखनी है। अगर किसी ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात, ठीक हो गया। यही वाली बात फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस 83 में है, नहीं 82 में है, ठीक है। चल अब इसकी पिक्चर ले ले, ठीक हो गया। सफ़ा खोल कर रख रहे हैं ना अभी लिखते हुए, बट मुझे पता है आपको लग रहा होगा क्या यार ये क्या कर रहे हैं, बट गैर महसूस तरीके से वो आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि एक आदत पड़ जाएगी एक तरतीब से लिखने की। आपको स्टैंडर्ड वाली ज़बान के अंदर सिचुएशन तो सेम आपको पढ़ के समझ आ नहीं, कॉन्सेप्चुअली तो बात समझ आ गई। अब लंबी कहानी लिख कर टाइम ज़ाया नहीं करना, बल्कि उसको उस गिवन पैरामीटर के अंदर रहते हुए लिख देना, नंबर आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे। इसलिए वो सफ़ा अभी खोल कर चल रहा है, ठीक है ना। ये कल वाला लेक्चर आपने ले लिया बेटा, ये भी मेरा कसूर है, अपलोड कर दिया था। अच्छा, ये अपलोड नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, आप लोगों को तो फिक्र है कोई नहीं अपने मुस्तकबिल की, हैं। i37 एक और भी था यार, इसको ओपन किया था हमने कल, फ़ायदा हो गया था ज़रा, है, वरना वो पता है भाग जाता है मेरा वन नोट पहले उधर से, दो फाइलों में अलग अलग पड़ा है जी। अच्छा जी, अब हम आए थे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नेपच्यून लिमिटेड विच इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज एंड केमिकल्स। अच्छा, अब कहता है डिस्कस बाय गिविंग रीजंस हाउ दिस इशू शुड बी डेल्ट विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 15 एंड 16, यानी कि एक्सक्यूज मी, नहीं, अच्छा जी। तो आपको बताया क्या गया है कि जी 30 जून 15 भी ईयर एंड हमारा है, और सारा ही मिटाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कहता हूँ इधर ही ज़रा जगह बना लेते हैं, 30 जून 15, 30 जून 16, तो ये 2 साल हैं आपके जिन पे आपने डिस्कशन करनी है। बहुत अच्छा सवाल, इसके अलावा कभी भी ये रिस्ट्रक्चरिंग इस तरह से नहीं टेस्ट हुआ, इसलिए आपके लिए ये यहाँ पर अलग है, पास पेपर ही। अच्छा, अब क्या कहता है जी सवाल के अंदर, कहता है ऑन 30 अप्रैल 15, ये 30 अप्रैल 15 तो यहाँ कहीं है, ठीक है, यूं कर देते हैं ना ज़रा, 30 अप्रैल
15। ठीक है, अब इस दिन क्या हुआ है, कहता है BOD decided to dispose the chemical division which was incurring heavy losses। तो उन्होंने डिसीजन क्या लिया है, हम केमिकल डिवीजन को बंद करने जा रहे हैं। नाउ दिस इज रीस्ट्रक्चरिंग। एक आप डिवीजन, एक प्रोडक्ट लाइन बंद कर रहे हैं, केमिकल बनाना बंद कर रहे हैं। द डिसीजन वॉज मेड पब्लिक ऑन 10 दिसंबर 15। 10 दिसंबर 15 कहाँ जाकर बनेगा, वो तो यहाँ कहीं बन रहा है। ठीक है, 10 दिसंबर 15। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर 30 अप्रैल पर डिसीजन हो गया है 15 पर, तो 30 जून 15 पे खड़े होकर फिर रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन बना लें? नहीं, क्योंकि अनाउंसमेंट कब हो रही है जाकर, वो तो अगले साल में हो रही है। ए नहीं लिख रहा है, एने क्या मैं स्टेपनी है, मैंने स्टेपनी समझो। ठीक है, तो अब आपने 30 जून के ऊपर भी खड़े होकर इस बात को लिखना है। ठीक है जी, और आपने इसके बारे में 30 जून 15 पे भी लिखना है और 30 जून 16 पे भी लिखना है। अब 30 जून 15 पे क्या लिखोगे, वो जो आपके पास पहला हिस्सा लिखा हुआ था रीस्ट्रक्चरिंग में, कितने गया ये, इफ रीस्ट्रक्चरिंग हैज़ नॉट येट बीन कम्युनिकेटेड टू दोज अफेक्टेड। तो इसका मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अभी अराइज नहीं हुई। तो फिर आपने अपने सवाल के अंदर सॉल्यूशन में यूँ लिखा होगा। ठीक है, आपने यूँ लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड, मैं लिखवा नहीं रहा, तैयारियां पढ़ लियाँ तुसी, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। यहाँ पे आप एक कहानी लिखोगे अलग से। ठीक है जी, और इसके अंदर क्या लिखोगे, वो पहला हिस्सा। अब वहीं से देख के लिखना है हमने। ठीक है, तो पहले हिस्से में जो प्रोविजन बनानी ही नहीं है, अगली बात तो बात की है, वो तो बात की बात है कि एनएल ने कमेंस कर दी निगोशिएशंस मार्च 16 में, और फिर सेल फाइनली 31 जुलाई को जाकर हो गई। ठीक है, और कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 16 ये हैं। अब ये तो सारी कहानी जो है वो 30 जून 16 के बाद की है, जब एक्चुअल में हम बंद करने जा रहे हैं। फिलहाल ये कहानी तो बात की है कि प्रोविजन में ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। 30 जून 16 पे खड़े होकर तो 15 पे खड़े होकर तो प्रोविजन बनानी भी है या नहीं, ये सवाल खड़ा हो गया। तो 30 जून 15 पे खड़े होकर, क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं थी, तो फिर कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करनी। अब लिखना कहाँ से, यहाँ से, neither provision nor disclosure should be made as there is no constructive or legal obligation on year end because company has no detailed plan or for restructuring and company has not made its decision public and consequently did not raise any। तो यहाँ से देखकर लिखना है। अब ये थोड़ा सा लिख लिया आपने, बात सारी लिख दी यहाँ से देख। अब हर सवाल में ये नहीं होना, माजरत के साथ, ये एक सवाल में ही था, बाकी हर सवाल के अंदर अगले वाला मामला होना है। हर सवाल तकरीबन जितने आपने देखे, जो मैंने सामने आए तो होमवर्क दिए थे, ट्राई किए सारे, उन सब में आपको पता ही है कि अनाउंसमेंट हो चुकी होती है और प्रोविजन बनानी होती है। ये वाहिद सवाल है जिसके अंदर अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो ये वाली लाइन भी आपने लिख ली। तो क्या लिखोगे कि नाइदर प्रोविजन नॉर डिस्क्लोजर, मुश्किल लग रही है अंग्रेजी, तो यूँ लिखो, नो प्रोविजन और डिस्क्लोजर। ठीक है, नो प्रोविजन नो डिस्क्लोजर शैल बी मेड ऑन 30 जून 2015 एज कंपनी हैज़ नो प्लान and company has not made its decision public and consequently did not raise any valid expectation to those affected। समझ आती है बात? तो बोलो, अच्छा प्लान होता भी ना, प्लान होता भी तब भी आपने रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन क्यों नहीं बनानी थी? क्योंकि दोनों शर्तें होना ज़रूरी हैं, फॉर्मल प्लान हो और दोज अफेक्टेड जो हैं उनमें वैलिड एक्सपेक्टेशन भी डेवलप हुई हो। इसमें नहीं हुई थी। ठीक है, दूसरी बात, तो अगर नहीं कम्युनिकेट हुई रीस्ट्रक्चरिंग तो ना प्रोविजन बनेगी ना डिस्क्लोजर, क्योंकि नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, लीगल तो होती ही नहीं है वैसे रीस्ट्रक्चरिंग। हाँ, लीगल यूं हो सकती है कि हुकूमत ने कहा है तुम फलानी तारीख को बंद करो, लॉ में चेंज आ गया, उन्होंने कहा जी शापर बनाने बंद, तो तुसी करो बंद हो। ठीक है, तो बिजनेस बंद करना पड़ रहा है हमें, तो लॉ अगर चेंज हो गया वो अलग बात है, वैसे होता नहीं, नॉर्मली आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ही होती है रीस्ट्रक्चरिंग वाली। ठीक है, तो कोई कंस्ट्रक्टिव या लीगल ऑब्लिगेशन ईयर एंड पर नहीं है, क्योंकि कंपनी हैज़ नो डिटेल्ड प्लान एंड हैज़ नॉट मेड इट्स डिसीजन पब्लिक। ठीक है, इसी वजह से अगलों के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप नहीं हुई। ठीक है, अच्छा अब अगली बारी आती है,
डिसीजन कब हो गया जी, अनाउंसमेंट कब होगी, अनाउंसमेंट कब होगी, लो जी अनाउंस्ड। अब जब अनाउंस हो गया तो अब ईयर एंड आया 30 जून 16, तो अब तो ये क्या है, अब तो ये वैलिड एक्सपेक्टेशन अगलों के दिल में डेवलप कर चुकी है, अब तो अगले तैयारियां पकड़ रहे हैं और प्लान स्लैन भी इनका होगा। अब आगे वो कहता है एकदम से ही वो चला गया 10 दिसंबर पे कम्युनिकेशन कर दिया हमने और एनएल कमेंस नेगोशिएशन विद वीनस इन मार्च 16, यानी कि यहाँ कहीं पर जो है ना उन्होंने वीनस ने कहा कि हम खरीदेंगे आपके केमिकल डिवीजन को, तो वीनस से निगोशिएशन स्टार्ट हो गई हैं। तो बातें तो चल ही पड़ती हैं, जाहिर सी बात है, निगोशिएशन स्टार्ट की हैं आपने वीनस के साथ। ये तो होता ही है, जब आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो अब खरीदारों ने आना शुरू कर दिया, तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अब ये बातें जाते हो रही हो, कह रहे नहीं हम आपको इतने पैसे देंगे, आपने कहा नहीं यार इतने तो एसेट्स हैं, तो ये करते कराते जनाब जो है ना ये डील कहीं जाकर क्लोज हुई कब जी, ये डील कहीं जाकर फाइनली कब क्लोज हुई है, 31 जुलाई, यानी ईयर एंड के बाद जाकर ये जुलाई का महीना जो है इसके एंड पे जाके हो गई निगोशिएशन, फाइनल हो गई। निगोशिएशन चल रही थी और यहाँ पर क्या हो गया जी, फाइनल हो गया, डील डन हो गई। ठीक है, अब ये यहाँ पर डील डन हुई है अभी, लेकिन ये तो नहीं फ़ौरन बंद हो गया होगा। बात क्या कर रहा है वो, सेल वॉज फाइनली एग्जीक्यूटेड ऑन दिस, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त 16 इन कनेक्शन विद क्लोजर ऑफ डिवीजन। इन कनेक्शन विद मतलब 31 जुलाई पे अगर बंद हो गया, मतलब सेल डीड हमने सेल कर दी है, एग्रीमेंट हो गया, तो भी बंद करते हुए अगस्त का महीना भी लग गया, कोई ऐसा मसला नहीं। उसने ये खर्चों के बारे में क्या कहा है कि ये आपके जुलाई और अगस्त से रिलेटेड खर्चे हैं जो इसी रीस्ट्रक्चरिंग के चक्कर में हमने किए हैं। कौन कौन से खर्चे किए हैं जी, अब उनके मुताबिक जो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए उन्होंने खर्चे किए हैं वो कहता है रिडंडेंसी कॉस्ट्स हैं भाई। हाँ, इनका क्या करना है, इनको प्रोविजन में डालना है, प्रोविजन में डालना है। जाहिर है दूसरे एक्सपेंस डेबिट करेंगे, फिलहाल हमारी लड़ाई एसेट्स में क्या चल रही है, प्रोविजन में डालना है या नहीं, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग में इसने तो आना है, डन हो गया, आना है। अच्छा, ये पैरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पैरा 80 था ना जी, पैरा 80 सामने रख लेना, पैरा 80 है ये, पैरा 80 ये रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन में क्या है, वो खर्चे जो नेसेसरली एंटेल्ड हैं बाय नेसेसरली एंटेल्ड बाय रीस्ट्रक्चरिंग हैं और ऑन गोइंग बिजनेस से रिलेट नहीं करते। तो भाई रिडंडेंसी कॉस्ट नेसेसरी खर्चा है इसका रीस्ट्रक्चरिंग का, और ऑन गोइंग बिजनेस से रिलेट नहीं करता, जाने वालों को रिडंडेंट जिनको किया उनको पैसे देकर भेजने। तो पैरा 80 ने कहा इसको डाल दो। फिर स्टाफ ट्रेनिंग फॉर रीलोकेशन टू बैटरी, तो भाई इसको क्या करना है, अब ये किस पैरा ने कहा था कि नहीं लेना, 81 ने, ठीक है। आपने पैरे नहीं लिखने, तो आपके लिए लिख रहा हूँ कि अभी पढ़ के आए हैं, तो पैरा 81, लेकिन अब लिखने का तरीका होगा ना, तो हम यूँ लिखेंगे कि स्टाफ ट्रेनिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोविजन, बल्कि हम यूँ पूरी कहानी लिखेंगे। अगर दो आ गए तो दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, ठीक है, इनमें से दो आ गए तो दोनों इकट्ठा लिख देंगे। फिलहाल तो एक नजर आया ये, तो हम यूँ लिखेंगे स्टाफ ट्रेनिंग एंड रीलोकेशन कॉस्ट अमाउंटिंग टू इतने मिलियन शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन प्रोविजन। क्यों बिकॉज ये वाली बात, बिकॉज दीज एक्सपेंसेस रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट नॉट लायबिलिटीज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। तब नंबर मिलेगा आपको एक या दो, जो मिलना है इसका, पूरी बात लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, ऑपरेटिंग लॉसेज फ्रॉम यकम जुलाई टिल क्लोजर ऑफ बिजनेस, पैरा 82, अभी सही किया, ये तो मुझे याद था, ये इसने कहा है, इसको भी नहीं लेना है। अब इसके बारे में क्या लिखोगे, इसको अलग से लिख दो, ऑपरेटिंग लॉसेज ऑफ अमाउंटिंग टू 2 million फ्रॉम यकम जुलाई टिल क्लोजर are not included in provision for restructuring because these are avoidable losses, ठीक है। इस पर नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब कौन कौन सी बात लिखनी है, पहली बात हमें ये लिखनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज हो गई है ऑन बैलेंस शीट डेट, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गई ईयर एंड से पहले, जिस वजह से वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई, ठीक है। और प्रोविजन कितनी अमाउंट की क्रिएट करनी है, अब वो अगली कहानी है, उसके बारे में भी लिखेंगे कि प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग शैल बी made for an amount of rupees 10.5 million which is redundancy cost because it is an expense which necessarily entailed with restructuring and is not an expense which relate to ongoing business। वहाँ से वो जुमला जैसे पढ़ा था मैंने वहीं से देखा, ठीक है। अगली बात, अगले दो के बारे में अलग अलग लिखना है, क्यों नहीं बताना वो पहले बता चुका, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल आते हैं वहीं से देख कर लिखते हैं, ठीक है। तो आया इधर, अब यहाँ से आपने लिखना शुरू किया,
A provision for restructuring is to be recorded as formal restructuring plan has been finalized and approved by management. ये अपनी तरफ से लिखा गया, वैसे इस सवाल में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन बहरहाल अनाउंसमेंट होगी तो प्लान होगा तो अनाउंस किया ना उन्होंने, इसलिए चलो लिख दो तो खैर है, ना भी लिखोगे तो काम चलेगा। इसमें वैसे सवालों में क्या देता है, प्लान बन गया है, इसमें नहीं बताया हुआ था, लेकिन अनाउंस कर दिया तो प्लान तो है, फिर इवन कर भी दिया है तो बगैर प्लान के नहीं करते होते, तो प्लान था और अनाउंसमेंट होगी, ठीक है। बहरहाल अब प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग इज टू बी रिकॉर्डेड, अगर इसी सवाल की बात करें तो इतना लिख लें तो काफी है। अ प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग इज टू बी रिकॉर्डेड एज a formal public announcement was made prior to year end which has created a valid expectation among parties affected, therefore a constructive obligation has arisen on 30 जून 2016। ये लिख लिया। अब ये तो हमने बताया कि ऑब्लिगेशन अराइज हो गई है, अब प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है तो जो रिडंडेंसी कॉस्ट है उसको ऐड करना है, उसको लेना है, उसके बारे में यूं लिखोगे, अब प्रोविजन शुड बी मेड फॉर रिडंडेंसी कॉस्ट ऑफ रुपीज 10 पॉइंट कितना था 10.5 मिलियन of closing the unit। मजा नहीं आया because it relates to सीधा कर लें, जरा सादा कर लें, it relates to restructuring and is not a cost related to फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ऐसे ही है या वहीं से देख लो, वो ज़रा अच्छा जुमला था मुझे लग रहा है, कितने गया, ओहो इसमें तो नहीं होना, वो तो इधर होना है जी, ये यहाँ से ज़रा बेहतर लग रहा है। इट रिलेट्स टू रिस्ट्रक्चरिंग, मैंने पहले वाले को आसान किया, नॉट एसोसिएटेड विद ऑन गोइंग एक्टिविटी, ज़्यादा आसान है, एंड इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ऑन गोइंग बिजनेस, एंड इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ऑन गोइंग बिजनेस। अभी मैं चेक करता हूं आप लोग क्या लिख के लाए हैं, ऑन गोइंग बिजनेस ऑफ एंटिटी, अब पूरी बात होगी, ठीक है जी। क्यों हमने ऐड किया जी रिडंडेंसी को, बिकॉज पहली बात तो क्या थी, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर रिडंडेंसी कॉस्ट ऑफ रुपीज 10.5 मिलियन एज इट परटेन्स टू क्लोजिंग ऑफ केड़ा यूनिट सी केमिकल, एज इट रिलेट्स टू क्लोजिंग ऑफ, अच्छा अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एज इट रिलेट्स टू क्लोजिंग ऑफ केमिकल यूनिट एंड इज नॉट एसोसिएटेड ऑनगोइंग बिजनेस ऑफ, यानी कि पीछे लिख दिया ना हमने कि ये रिलेट किससे कर रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग, और रिस्ट्रक्चरिंग का असल वाला जुमला लिख दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बन जाएगा जुमला, बेहतर है ये ऐसे, ठीक है। ये समझ आया, इसको ऐड कर लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर लो, तो जुमले के अंदर जो आ रहा होगा वो सवाल के अंदर वो उसी तरह से लिख लोगे और साथ में ये ऐड कर दोगे। बहुत ही चुना मुन्ना हो गया, अब शायद नजर आ जाए, ठीक है। तो एंड इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑन गोइंग बिजनेस ऑफ एंटिटी, ठीक हो गया। ये ऐसे करके अब पूरा हो गया, डन। ऐसे लिखना है नंबर लेने के लिए, ये नहीं कहना 10.5 इज इंक्लूडेड इन प्रोविजन, या यूं लिख दो प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग इज इक्वल टू 10.5, नहीं भाई, कहानी लिखनी पड़ेगी पूरी, नंबर नहीं लेने। तो ये जुमला आपने लिखा, ठीक है। तो पहले क्या बताया आपने, पहली लाइन में क्या बताया, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्यों अराइज हो गई है, किस दिन को हो गई है, पहला पॉइंट ये लिखोगे। जो इंक्लूड करना है उसके बारे में फिर यूं लिखोगे, अ प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग शुड बी मेड फॉर एन अमाउंट ऑफ 10.5 बिकॉज इट परटेन्स टू रिस्ट्रक्चरिंग, इट परटेन्स टू, यूं लिख दो रिस्ट्रक्चरिंग, या इट परटेन्स टू क्लोजिंग ऑफ फलां यूनिट एंड नॉट एसोसिएटेड विद ऑन गोइंग बिजनेस, ठीक है। और उसके बाद जो आपने नहीं इंक्लूड करने वो कौन कौन से दो खर्चे हैं, 3.5 और 2, इनको अलग अलग लिखो, मेरा मशवरा है, क्योंकि अगर ये तीनों आते, ये तीनों इकट्ठे भी आ जाते तो आप एक जुमले में लिख सकते थे। आप यूं लिखते कि वो सवाल में लिखा होता कि ट्रेनिंग एंड रिलोकेशन इतने मिलियन, मार्केटिंग इतने, इन्वेस्टमेंट इतने, आप इन तीनों को एक लाइन में लिख सकते थे क्योंकि वजह एक है। तो आप यूं लिखते ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग, ट्रेनिंग एंड रिलोकेशन कॉमा मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम्स कॉस्ट अमाउंटिंग टू टोटल इतने shall not be included in the provision because these are relate to future conduct of business and are not cost of या liability of restructuring। तो ये इकट्ठा लिख सकते थे, लेकिन दूसरे की वजह डिफरेंट है ना, ये ऑनगोइंग बिजनेस से रिलेट करता है, फ्यूचर कंडक्ट से रिलेट करता है, इसलिए नहीं शामिल करना, और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस इसलिए नहीं शामिल करना क्योंकि वो अवॉइडेबल है, तो इसलिए जुमला अलग अलग बनाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास तो एक ही है, तो इसके बारे में क्या लिखोगे, खो किधर गया, इसके बारे में क्या लिखोगे, 3.5 के बारे में लिखोगे, स्टाफ ट्रेनिंग फॉर रीलोकेशन टू बैटरी सेगमेंट
अमाउंटिंग टू 3.5 million shall not be included in provision for restructuring because it relates to future conduct of business and not a liability of restructuring. और तीसरे के बारे में लिखोगे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोविजन बिकॉज दे आर अवॉइडेबल लॉसेज। ठीक है, तो ये देखें, ये कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग अब अगला नहीं है, एंड रिलोकेशन जो इकट्ठा ही है। ठीक है, अगले नहीं है तो फिलहाल नहीं है मेरे सवाल में, तो ठीक है फिलहाल तो नहीं है, तो ये मैं नहीं लिखूंगा। अगर इकट्ठे आ जाए तो वही कह रहा हूँ, इकट्ठा लिख सकते थे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिलोकेशन ऑफ स्टाफ टू बैटरी सेगमेंट रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन करंट ईयर एंडेड। ठीक है, तो मैंने जरा फिगर भी बीच में लिख दी, सही है। और ये किसी और पॉइंट का आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये वही IAS 16 की तरह से ही है, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई मैनेजर है, एग्जिस्टिंग मैनेजर है, आपने उसको कहा यार ज़रा थोड़ा सा इसको थोड़ा सुपरवाइज कर दो, ये रिस्ट्रक्चरिंग जो हो रही है, जो वीनस वाले आ रहे हैं, इनसे तुम ही तरह निगोशिएशन कर लिया करो। ठीक है, और जो कोई और काम धंधा इससे रिलेट करता है, तुम प्लान चैनल, ये सारे काम तुम सुपरवाइज कर दो। तो उसने कहा मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा? हमने कहा नहीं, तुम ऑलरेडी हमारे मैनेजर हो। ठीक है, तुम मैनेजर को क्या ओवर टाइम मिलता है, मैनेजर को तो जिम्मेदारी मिलती है, तो तुम्हें पहले ही हमने रखा हुआ इतने लाख देकर, तो ये तुमने उसी में ही करना है, दोगी हर चीज़ का अलग पैसे। तो अगर आपने उसको अलग पैसे नहीं दिए तो फिर वो भी नहीं आना, और अगर अलग से पैसे दो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तो फिर वो रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरी खर्चा बन जाएगा। तो किसी सवाल में आया होगा ना, ये आगे जो सवाल है उनमें किसी में आया होगा, सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर should not be recorded as it is not incremental cost and would be incurred whether relocation take place or not। अलग से पैसे नहीं दिए उसको रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, तो वो फिर आपने रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में नहीं डालने, और अगर अलग पैसे देंगे तो फिर जाहिर सी बात डाल देंगे। ठीक है, और एक पॉइंट जो मैंने अभी आगे नहीं लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है, IAS 37 प्रोहिबिट्स रिकॉग्निशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज एंड प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ एसेट। चलो ये इकट्ठा ही जान छुड़ा लिया आप, लेकिन अगर इसको ऐसे नहीं लिखें जैसे मैंने कहा वैसे लिखें तो यूँ लिखेंगे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ऑफ इतने मिलियन shall not be included in provision because these are avoidable। और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट लिख दे, उसके बारे में यूँ कह देना कि IAS 37 प्रोहिबिट्स रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या डिडक्शन ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स फ्रॉम प्रोविजन, ऐसे लिख सकते हैं, जब आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, अब ये तरीका ना देखो, एकदम से ऐसे सब कुछ शॉर्ट हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, छोटा सा। ठीक है, तो ये जनाब आपकी प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग थी। कौन से सफ़े पे सवाल थे जी, ज़रा जल्दी से बताओ। वो हो गए थे? IAS 10 आज शुरू करने का नियत करके आया हूँ वैसे मैं, लेकिन उससे पहले ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी और छोटी मोटे 2-4 कॉन्सेप्ट्स करने हैं। ठीक है, फिर IAS 10 की बुनियाद डाल देंगे। ये पास पेपर शुरू हो गए? नहीं, वो कितने रह गए हो, अगे निकल गए। असल में ना अभी रौनकें न लगी पास पेपर में, रौनक लगी होती है जब बंदा भगाता है ना वन नोट को, तो पता लग जाता है इतने रश पे होया है, ही पास पेपर लग रहे हैं, है ना। आजा भाई रल गया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ये डैश डैश के साथ मिल गया है। अच्छा जी, पास पेपर 2 क्वेश्चन 2 का पॉइंट 2, इन मई 19 TL's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रीलोकेट इस रीजनल ऑफिस फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। अब रीलोकेशन है तो ये क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग की एग्जांपल है, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग होने लगी है। ठीक है जी, ये पता लग गया हमें, डिसाइड कर लिया मई 19 में। ईयर एंड हमारा क्या है इस सवाल में, ईयर एंड है हमारा 30 जून 19, तो ईयर एंड से 1 महीना पहले 2 महीने पहले 1-2 महीने पहले डिसाइड कर लिया। इन दिस रिस्पेक्ट, इसके अदब में, अ डिटेल प्लान वॉज अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट एंड अ फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट वॉज मेड। डिसाइड किया मई में, और डिटेल्ड प्लान भी है अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट, और तो और फॉर्मल अनाउंसमेंट भी हो गई। तो भाई अगर डिटेल्ड प्लान भी है और फॉर्मल अनाउंसमेंट भी हो गई, जिस वजह से अगलों के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई, तो ये 2 शर्तें पूरी होने पर ही तो हम कहते थे कि क्या कर लो, प्रोविजन रिकॉर्ड करो, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग अब रिकॉर्ड होगी। अब ये बात आपने लिखनी है, पहले वाली लाइन है। ठीक है, कि अब इसमें तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैनेजमेंट के पास डिटेल्ड प्लान था, वो उसमें लिखा हुआ शायद यहीं से ही होगा, इसी सवाल के लिए होगा। खैर, रिलेटेड कॉस्ट,
अच्छा, अब प्लान टीएल हैज प्लान टू कंप्लीट द रीलोकेशन बाय, तो भाई देखो अब ईयर एंड हमारा क्या है 30 जून 2019, और यहां पर प्लान भी है और यहीं पर हमने अनाउंस भी कर दिया, तो प्रोविजन तो रिकॉर्ड होगी 30 जून पर, प्रोविजन तो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, अब प्रोविजन रिकॉर्ड तो करनी है, चाहे अब वो अगले 2 महीने में कर ले, 4 महीने में करे, 6 महीने में जाकर करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो कह रहा है बहरहाल कि हम दिसंबर 19 तक इसको इंशाल्लाह क्लोज करके फारिग कर देंगे। अब द रिलेटेड कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड एज अंडर 20 मिलियन। अब पहली बात ये लिखोगे, पहला पॉइंट ये लिखना है, ठीक है, ये वाला पहला पॉइंट, ये प्रोविजन बनाओ, ये प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग इज टू बी रिकॉर्डेड एज फॉर्मल पब्लिक, अब इसमें ये भी लिख सकते हो, एज फॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान हैज बीन फाइनलाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट, अब इसमें ये भी लिख सकते हो, एंड फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट वाज मेड प्रायर टू ईयर एंड व्हिच हैज क्रिएटेड वैलिड एक्सपेक्टेशन, देयरफॉर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइजन ऑन 30 जून 2000 जो भी है 19 है। ठीक है, अब अगली बात, प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है तो किस अमाउंट पे करें, तो रिडंडेंसी के बारे में वही बात लिखेंगे, तो प्रोविजन रिडंडेंसी को आपने ऐड करना है क्योंकि ये रिडंडेंसी इससे रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेट करती है। ठीक है, और ये ऑनगोइंग बिजनेस से रिलेट नहीं करती। फिर कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर, ये तो ऑनगोइंग बिजनेस, फर्नीचर क्यों ला रहे हैं इधर, अभी हम इसको अपने बिजनेस में यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई फर्नीचर हम मूव कर रहे हैं, तो ये आपका, हाँ ये आपका रीलोकेशन की कॉस्ट है, ये ऑनगोइंग बिजनेस रिलेट करती है, इसको आपने नहीं डालना। ठीक है, अब मैं सारे नहीं लिखवा रहा। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज एग्रीइंग टू जो लोग मुल्तान से लाहौर आने पर राज़ी हो गए, उनको आने ले जाने, उनके सामान लाने के, बच्चों को मूव करने के, रीलोकेशन की कॉस्ट दी हमने, तो ये कॉस्ट ऑनगोइंग बिजनेस से रिलेट कर रही है, ये भी नहीं। ठीक है, सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग, देखा वो भी आ ही गया जिसका इंतजार था, सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द रीलोकेशन, अब उसकी सैलरी तो पहले भी जा रही थी भाई, ऑपरेशन मैनेजर की सैलरी तो पहले भी जा रही थी, अब भी जा रही है, इसमें फर्क क्या पड़ा, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसलिए ये भी आपने शामिल नहीं करना। ठीक है, सही है, लिख लोगे, लिख लिया था बल्कि बेटा, ये 2 कॉस्ट रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से नहीं है, हमने जो एग्जिस्टिंग, मैंने समझाया था क्या, हमने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ को रीलोकेट करके अपने किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और शहर की फैक्ट्री में रीलोकेट करके हमने भेजा है, तो ये क्या रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, अब मतलब घर चले जाएंगे या हमारे बिजनेस में, ऑनगोइंग बिजनेस में चलेंगे। यही तो वो पैरा 81 था, कौन सा था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि रीलोकेशन करना स्टाफ की, उस पर कॉस्ट लगी, उनकी एडवर्टीजमेंट करना या उनको नए सिस्टम लेकर देना, ये उनसे रिलेटेड जो कॉस्ट है, ये वो लोग हैं जो रीलोकेट हो रहे हैं हमारे साथ, तो उनको रीलोकेट करना है तो खर्चा दिया। ठीक है, और अपने इक्विपमेंट को, खुद भी अपने इक्विपमेंट को बेचा नहीं, बेचेंगे नहीं, इस फैक्ट्री वाले इस फैक्ट्री वाले इक्विपमेंट को उठा के लाहौर ला रहे हैं, तो लाहौर में तो हम काम चला रहे हैं, तो जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनको जो खर्चा दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़े, उनको लाने का खर्चा पड़े, जो चीज़ें हम इधर ला रहे हैं तो हमारे ऑनगोइंग बिजनेस से रिलेट कर रही हैं, तो ये तो रिस्ट्रक्चरिंग नहीं है। हाँ, जो वहाँ से छोड़कर जा रहे हैं उनको ये पैसे देकर भेज तो रहे, ये है रिस्ट्रक्चरिंग। नहीं समझ आई बेटा, रिस्ट्रक्चरिंग ना करते तो फिर ये खर्चा भी ना पड़ता, फिर तो कहानी नहीं थी, फिर तो मुल्तान में काम चल रहा था। मकसद ये है कि रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है बिजनेस बंद हो रहा है, तो बिजनेस बंद हो रहा है तो ये 20 मिलियन रुपीस जो हैं ये आपने देकर अगलों को घर भेज देना है। ये बाकी खर्चे आपने इस क्लोज होने वाले के से रिलेटेड नहीं रखे हुए, बल्कि इन लोगों को आपने ले आना है अपने लाहौर वाले फैक्ट्री में, तो इन लोगों को लाने का खर्चा किस लिए कर रहे हैं, ताकि आप ऑनगोइंग बिजनेस को आगे चलाएं। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेट करता है, इन्होंने यहाँ पे आगे फ्यूचर में काम करना है, ये रिडंडेंट नहीं हुए, ये रिस्ट्रक्चरिंग नहीं है, फिर ये ऑनगोइंग बिजनेस। ठीक है, यही तो 81 में पढ़ा था, अब उधर जाना पड़ेगा, बहुत दूर से मैं आया हूँ, गलती से मैं इस सफ़े को आगे ले आया, तो आप जाके देखें जो तस्वीर अभी आपको खिंचवाई थी या मैंने नहीं खिंचवा दी है, चलो शुक्र। ठीक है, चलें आगे, और कौन सा सवाल था जी, यार बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग जी। 6 का सी, ईयर एंड है, और ये तो अभी कर लिया अब ये भी यही किया है, सुभान अल्लाह। ओके ओके ओके,
ये ना ऐसे ही ओके होने हैं, एक एक दो दो करके, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। जब सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना तो फिर तरतीब से सवालों को करेंगे। अभी सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़े हुए, तो जो पढ़ते जा रहे हैं वो यहाँ से कर लेते हैं। कोई नज़र से नहीं गुजरा तो वो भी आ जाएगा जब तफसीली काम शुरू करेंगे। बस 2 दिन और 3 दिन कर लो, मुझे और चाहिए, जिसके बाद फिर हम माफ़ कर देंगे किताब को, पास पेपर्स पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर सारे पास पेपर्स करने हैं, तो जब 1-2 दिन उसमें भी गुजार लेंगे तो फिर हम फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर देंगे। इसका तो बड़ा मज़ा है, सिर्फ ये एडजस्टमेंट डिस्कस कर लो जी, 10 मिनट मिले तो 10 मिनट में कर ली। बात समझ आ रही है ना। और आपको भी ये फ़ायदा होगा कि आपको जो 1-2 एडजस्टमेंट डिस्कस हो गई, आपने वो लिख ली जाके, ठीक है। तो बड़ा बोरिंग काम हो जाता है अगर इसी को गीचू करते रहे 3-4 दिन। आधी आवाम सोई रहेगी, आधी आना छोड़ देगी, हर समझ तो आ गई है, ये बड़ा मसला है। इसलिए मैंने आप लोगों को माफ़ी तो देनी नहीं, आप छुट्टी करें ये तो मुमकिन नहीं है। मैं IS-37 करा रहा हूँ तो IS-37 को फाइनल अकाउंट के साथ जोड़ देंगे। छुट्टी आप वैसे नहीं कर सकेंगे। रोज़ाना आपको एक डोज दिया करूँगा, मैं एक सवाल दिया करूँगा, वो लिख के लाएंगे, अगले दिन डिस्कस। सही है ना। उस्ताद के साथ उस्तादियाँ नहीं चलेंगी, ठीक है। वो कहते हैं ना यार तू बड़ा उस्ताद है। अच्छा सॉरी, जामिल का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2014। है 31 दिसंबर से पहले अक्टूबर आता है। अक्टूबर 14 में ZL decided to relocate its production unit from Sakhar to Karachi. In this adab, a detailed plan was approved by management and formal public announcement was made on 1 दिसंबर। दोनों शर्तें पूरी हो गई, ठीक है जी। प्लान भी आपके पास है, प्लान भी आ गया, ठीक है जी। प्लान डिटेल्ड आ गया, अप्रूव हो गया, और फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट भी हो गई 1 दिसंबर को। लो जी, ईयर एंड से पहले हो गई तो पहली लाइन आएगी प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग रिकॉर्ड करनी है। और जब ना हो अनाउंसमेंट तो वो हमने NL वाले सवाल में देख लिया, इसलिए मैंने कहा वो सबसे कीमती सवाल है, जो उसमें हुआ है वो किसी और सवाल में नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी तो इसमें आपने क्या करना है, मुझे पता है बोरियत हो रही है आपको, बस अभी ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। नई चीज़ पढ़ते हैं, ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट वारंटी तो बहुत आसान है, कुछ एग्जाम्पल स्टैंडर्ड की हैं वो करेंगे, उसके बाद फिर IS-10 को शुरू करते हैं, ओके। अच्छा, द ZL हैज़ प्लान टू कंप्लीट द रिलोकेशन बाय एंड ऑफ जून। 5-6 महीने लग ही जाते हैं जी, बंदों को फारिग करते हैं, फैक्ट्री क्लोज करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, चीज़ें सेट करते हैं। बहरहाल अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी 31 दिसंबर से पहले, तो प्रोविजन क्रिएट करो, प्रोविजन रिकॉर्ड करो। अब वो कहता है कि द रिलेटेड कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड एज अंडर। रिटेंडेंसी कॉस्ट आएगी, रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू कराची ऑनगोइंग बिजनेस से रिलेट कर रहा है, ठीक है, ऑनगोइंग बिजनेस से रिलेट कर रहा है, क्योंकि जो बंद करने के खर्चे हैं, बंद करने का खर्चा है ना, कि जिनको वो फारिग कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमने नहीं जाना कराची, हम सखर में ही ठीक है, तो उनको कहेंगे अच्छा यार ये पकड़ो और जाओ, ये बंद करने का खर्चा है। और जिनको कराची में ला रहे हैं वो तो रीलोकेट कर रहे हैं, वो तो हमारे बिजनेस का खर्चा है जो अभी चल रहा है, इसलिए उसकी प्रोविजन क्रिएट, वो एक्सपेंस बनेगा, कराची के अंदर जो बिजनेस चल रहा है उसका एक्सपेंस बन जाएगा, रीलोकेशन कॉस्ट, ठीक है ना, सही है। अच्छा, स्टाफ ट्रेनिंग ना, सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर, अच्छा वो कह रहा है रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द रीलोकेशन। भाई चाहे ये धोखा दे भी रहा है आपको कि जी सुपरविजन कर रहा है इसकी, भाई उसकी सैलरी है, वो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर की सैलरी है, मतलब ये ना भी होता तब भी ये सैलरी तो उसकी थी, मैनेजर नहीं रखा हुआ। यहाँ वो ये लिख देता कि एक्स्ट्रा हमने सैलरी से हट के उसको कोई 50-60 हज़ार रुपया दे दिया कि उसने ज़रा रीलोकेशन को जो है वो सुपरवाइज किया, तो वो 50-60 हज़ार फिर आपकी रीलोकेशन की कॉस्ट नहीं थी, ये रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट की प्रोविजन में शामिल करना था, ठीक है। अगर इसको इंक्रीमेंटल कुछ पे करते तो प्रोविजन में शामिल करते, इंक्रीमेंटल नहीं है तो नहीं है, समझ आ रही है, इसको भी नहीं लेना, ठीक है। अच्छा बस आपको पता है ये भी कर लिया हमने, ज़रा पढ़ो, वो जो शुरफा आए थे सवाद के, ये वही नहीं है, और देखो तो, और टूट पैने हो देखो ते। दिसंबर में सिटीज़न कमेटी ने आकर कहा है कि जी आपके व्हीकल जो है वो केमिकल लेकर जा रहे हैं, जो बहुत सीरियस थ्रेट्स आ रहे हैं, तो मीटिंग करके इन्होंने डिसाइड कर लिया है टू इंस्टॉल। एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आ गई, कंपनी की कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है, तो क्या करें, तो हमने कहा था नाइदर वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है ना ही लीगल ऑब्लिगेशन है, तो कोई प्रोविजन कोई डिस्क्लोजर नहीं। याद नहीं आ रहा आपको, भूल गए हो? सबसे पहला सवाल तो यही किया था, एग्जाम्पल आई थिंक 4 या पता नहीं जो भी है,
जो भी थी, ये सवाल किया हुआ आपने, मैंने कहा ओके कर दूं। यानी ऐसे हम आहिस्ता आहिस्ता करते भी जा रहे हैं। यार मुझे लगता है 8वां सवाल ही सारा हो गया। ये एग्जाम्पल 6 नहीं है, 5 है, क्योंकि ZL लॉज द क्लेम ऑफ 10 मिलियन वेंडर को, जिसने 6 मिलियन मान लिया था और बाकी के लिए आप उसके अब्बू के पास गए थे, याद आ रहा है? अब्बू ने कहा था कि 70% आपको मिल जाएंगे, उम्मीद है, और बाकी 30, याद है? ये भी कर लिया। बस ये IS 10 वाला एक पॉइंट रहता है, ये IS 10 जब होगा तो ये उसी के अंदर ही इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो ये सवाल तो पूरा हो गया। अब ऐसे आते हैं सवाल, है जी 4, माशाल्लाह माशाल्लाह, 4 नंबर जमा 5 नंबर जमा 4 नंबर जी। ये बीच वाले के नंबर भी मिस हो गए, इसके नंबर भी होंगे अलग से, इसके भी नंबर होंगे, पता नहीं आगे पीछे हो गए। तो ये कितने को नंबर का सवाल आ गया उस्ताद जी? ये मेरे ख्याल में 4-5 नंबर इसके भी होने। सुभान अल्लाह, मज़ा नहीं आ गया? तो ऐसे सवाल होंगे IS 37, लेकिन आजकल बड़े हैवी सवाल आ रहे हैं, इसलिए ज़रा तैयारी पकड़ के आओ। अब वो पास पेपर्स में ही सीखेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही हैं जो सीख लेने, लेकिन फिर मुख्तलिफ सिचुएशंस को देखेंगे। ठीक है, बह के मैं थक गया, फाइनल अकाउंट शुरू कर दूं, दिल कर रहा है कल से। आगे चले, आगे कौन सा सवाल था कोई या नहीं था? ये है 12 वॉलनट, 12 का पार्ट 2, ईयर एंड है वॉलनट का 31 दिसंबर 2011, पेज 389। पहले ही मैं ओके कर दूं, इसमें क्या मसला होना, मज़ा ऐसे मसला आ जाए। ऑन 20 दिसंबर 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू क्लोज, डिसीजन ले लिया इन्होंने। विच इंपोर्टेंट सेल मोबाइल्स, द डिसीजन वॉज मेड पब्लिक। वो इतनी जल्दी, चलो जी, तो डिसीजन हुआ है और 29 दिसंबर को पब्लिक भी हो गया है, तो इसलिए आपको प्रोविजन क्रिएट करनी है। पहली लाइन, ये इतनी बार बार ये बात कर ली कि रीस्ट्रक्चरिंग का पॉइंट आए सही, आपको पता है, बस पहले लाइन में बताना है प्रोविजन क्रिएट करनी है, दूसरी लाइन में बताना है रिडंडेंसी, नॉर्मली वही आ रही है, नॉर्मली होती ही है, या अनलेस कोई, जैसे मैंने कहा, मैनेजर को स्पेशली अलग पैसे दे दो तो वो आपकी रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन में आएगा, वरना नॉर्मली रिडंडेंसी कॉस्ट ही होती है जो रीस्ट्रक्चरिंग का खर्चा है। ठीक है, नॉर्मली बहरहाल, तो रिडंडेंसी कॉस्ट या प्रोविजन में क्या लेना है वो एक लाइन में आ गया, और जो जो नहीं लेने उनकी अगली लाइनें आ गई। 1 मिनट में ऐसे 4-5 नंबर आपने पड़का देना। ठीक है, तो ये तरतीब रखोगे आपको फ़ायदा होगा, नहीं रखोगे तो आपकी मर्जी है, फिर तो मर्जी करते हो। अच्छा, आगे कहता है 29 फरवरी तक हमने क्लोज कर देना। ठीक है भाईजान। नेट कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद क्लोजर ऑफ डिवीजन वर एज फॉलोज, रिडंडेंसी कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग, ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम, कहता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग मोबाइल सेट्स। ये क्या करें? अच्छा, उसने ना शायद ऑपरेटिंग लॉस और इसको नेट करके नीचे कर दिया हो। भाई हमने कोई बात भी ये नहीं करनी होती, ठीक है, हमने सिर्फ 1.5 की क्या करनी है जी, प्रोविजन क्रिएट करनी है, और ऑपरेटिंग लॉस हो चाहे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग मोबाइल हो, इसके अंदर आप वो भी लाइन लिख सकते हैं ना कि ठीक है, ये IS 2 का मोबाइल सेट क्या है, आपकी इन्वेंट्री होगी, लेकिन आप इसमें ये लिख सकते हैं कि फ्यूचर डिस्पोजल का गेन जो है, ये डिस्पोज करके बेच कर गेन ही आना है ना, इसको प्रोविजन में नहीं लेना, लिखना। ठीक है, सही है। ये देखो ना, लिखा हुआ था एक लाइन में, एक ही लाइन में लिखा हुआ था ये, IS 37 प्रोहिबिट्स द रिकग्निशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री भी एक एसेट है, उसको बेचने से सेल से क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको प्रोविजन में से नेट करने की इजाजत नहीं है। और अगली बात, अगर इन्वेंट्री पड़ी होती और NRV लॉस आ रहा होता तो वो रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन नहीं है, उसको एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग में क्रेडिट नहीं करना था। हाँ, एंट्री उसकी करनी है, पर वो करनी है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट है, वो भी खर्चा P&L में ही रिकॉर्ड होगा, जब भी होगा, आज ही करना है, आज ही करना है। ठीक है, लेकिन उसकी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, उसको एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट वाली फिगर के अंदर ऐड नहीं करना इन्वेंट्री। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हमें टोटल उसने किया अपने वालों, ये बड़ा हैवी सवाल है। और भी को था, मिला नहीं था इसके अलावा मेरे ख्याल में, है ना? तो फिर कोई बात नहीं, तेजी में देखा था ना ऐसे ही करके, तो आ जाएगा। 4 का 4 यार, अब बस ना कर दें, फिर वो 4 का 4 कर लेंगे, अब बहुत हो गया, अब बस बच्चे नींदों में चले गए। हाँ, ये तो टेक्निकल है, ये अलग से ही करेंगे। ठीक है, इसके लिए इंशाल्लाह थोड़ा टाइम दो, अभी
अपने आप को और मुझे भी, ठीक है ना। मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं भी तो रिवाइज कर रहा हूँ ना, अभी थोड़ा सा टाइम उसके लिए चाहिए, ठीक है। मैंने नज़र फेरी है उस पर, मेरी नज़र फिर गई है उसके ऊपर से। थोड़ा टेक्निकल सवालों में से एक है, लेकिन वो फिर एक साथ ही करेंगे ये टेक्निकल सारे जो है। पास पेपर 1 में आई थिंक इस तरह का मसला है, फिर पास पेपर 4 के अंदर ऐसी आगे 1-2 सवालों में। तो वो जब हम वो जिन दिनों में हम लेवल वाली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये उन दिनों में आएगा तो फिर जाएगा, तब तक आपका लेवल बढ़ चुका होगा, लेवल। अच्छा जी, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की बात क्यों ना कर ली जाए। ऑनरस का मतलब क्या होता है जी। ऑनरस का मतलब होता है नुकसानदेह। क्या जी। अच्छा, पेज नंबर 337 पे आप बिल्कुल तशरीफ न लाएं, क्योंकि वहां पे आपको सोल्यूशन नजर आ जाना है, और जब मैं मिटा लूं तो आप बोर्ड पे देख लीजिएगा बस। मैंने कहा है ना जाएं, फिर पहुंच गए, फिर देख भी रहे हैं आप सोल्यूशन को। मतलब जिस चीज से मना करें ना इंसान की भी ना, अल्लाह। अच्छा जी, सुने, आप जरा सोल्यूशन पे कोई चीज रख लें। पास होने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। सोल्यूशन में कोई चीज रख लें, रख लिया है, सवाल को पढ़ना शुरू करें, तब तक मैं जरा मिटू कर लूं। लो जी। यू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद कॉलेज प्रिंसिपल। आप असल में ना कारोबारी जहन रखते थे, तो आप भट्टी साहब के पास चले गए, ठीक है, और जाके आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी मैं सफाई करूंगा कॉलेज की, आज के बाद मुझे ठेका दे दें सफाई। सफाई को बुरी बात तो नहीं है, गंद डालना बुरी बात है, सफाई करना बुरी बात नहीं, ठीक है। तो हमारे दीन ने बहुत पसंद किया सफाई को, और हम तो गंद डालते हैं बस, गंद वाले हैं हम, सफाई वाले नहीं हैं, हम गंद वाले हैं। तो वैसे नियत कर लो ना, ऐसे ना किया करो छोटे मोटे। गाड़ी में जाते हुए, गाड़ी चल मोटर पे गाड़ी जा रही है, एकदम से अगली गाड़ी का शीशा खुला है, उसमें से चीज़ें बाहर फेंक रहे हैं। यार क्या मतलब, एक शॉपर में डाल लो यार, क्या हो गया कि जाके डस्टबिन। अपना मुल्क गंदा करना है और बाहर वालों की मिसालें देनी है। ओए वहाँ पे देखो, ओए ओए वहाँ पे करो ना कुछ, तुम्हें बताएं, फिर डंडा होता है वहाँ पे, सारे जाके सीधे होते हैं। बात किस तरफ ले गए हो, दिल जलाने की बात करते हो भाई। तो खैर, आपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से कॉन्टैक्ट किया कि जी मैं आपको सफाइयों की सर्विस दूंगा, और सालाना सर्विस के अगेंस्ट मैं कॉलेज से 1 लाख रुपया लूँगा। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा ठीक है। अब आप खुशी खुशी घर गए, अम्मा ने चेहरा देखा है, उधर ना देखना सवाल फनकारी देख फिलहाल मेरी। अम्मा ने चेहरा देखा, ऐसे खिला खिला सा चेहरा था। हाँ बेटा क्या हुआ अम्मा, आज मैं कॉन्ट्रैक्ट करके आया। किसका? अम्मा कॉलेज की सफाई का मैंने सारा ना ठेका ले लिया है। अच्छा, अब जाहिर है माओ को सारा तजर्बा होता है, सब पता होता है उनको, ख़ास तौर पे इस तरह के मामला का है। मैंने कहा अच्छा बेटा, तो कितना कॉलेज है तुम्हारा? है जी इतनी को कनाल की 2 बिल्डिंग्स हैं। अम्मा ने कहा इसका मतलब बेटा तुम्हें कोई 5-6 बंदे चाहिए होंगे, 5 को बंदे तो कम से कम चाहिए होंगे सफाई वाले, और फिर तुम्हें स्वीप भी चाहिए होगा, तुम्हें वो क्या वो मॉब्स भी चाहिए होंगे, झाड़ू पोछा चाहिए होना है, ठीक है, उसके साथ आपको सारा सामान चाहिए। तो बेटा मैं हिसाब लगाऊंगा तो तकरीबन ना तुम्हें पूरे साल में तकरीबन तुम्हारा खर्चा हो जाना है 1,60,000। तो बेटा तुम ये क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? अब कॉन्ट्रैक्ट्स आर बाइंडिंग, कोई कहे या ना कहे, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? नॉन कैंसिलेबल होते हैं, अनलेस कि वो खुद कह दे कैंसिलेबल, ठीक है। तो बाइंडिंग तो होते ही हैं। अब आपको टेंशन पड़ी, अब ये आप हैं, ठीक है, आप हैं, आपने कहा इफ़, बल्कि हम सब मिलकर, मेरे समेत हम सब ने ठेका लिया था। आपको बुरा लग रहा हो किसी एक को कहूँ तो, ठीक है, हम सब ने मिलकर ये ठेका लिया था। मैं ठेकेदार हूँ, तुम लोगों ने फिर सफाई भी करनी है, फिर अब ये ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो हम सब ने क्या किया था, मिलकर ठेका ले लिया था, भट्टी साहब के साथ जाके बात की, लाख रुपए में डन कर दिया। और हमें तजर्बा कभी की थी हुई सफाई थे ना, है घर में, तो वो दूर से देख रहे होते हैं, ये अम्मा ने आखिरी प्लेट धो ली ना, अम्मा मैं धुलवा दूँ, ये नीयत आजकल होती है आपकी, हैं कभी काम किया हो तो पता हो, कभी बाजार से जाकर सामान लिया हो तो पता हो। तो हम बस भूल गए, मेरे समेत हम सारे जो थे, हमने लाख में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करते हैं, इफ वी हॉनर, अगर हम ऑनर करें, इफ वी ऑनर, तो इनफ्लो कितने होंगे? इनफ्लोज 1 लाख नहीं, 1 लाख पूरा। इनफ्लो कितना होगा? 1 लाख। जबकि
आउटफ्लोज कितने होंगे? अब मैंने आपको तनख्वाहें भी देनी है और मैंने सामान भी खरीद के लाना है, तो मैं ठेकेदार साहब तो गया ना, ठीक है, तो 1,60,000 का खर्चा हो जाना है। तो मुझे बताओ नेट में क्या आपको आना है जी? 60,000 का नेट नेगेटिव आउटफ्लो हो गया, मतलब नेट आउटफ्लो हो गया, तो आपको 60,000 का नुकसान होता नजर आ रहा है। अब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑनरस हो गया। ऑनरस कहते हैं नुकसानदेह कॉन्ट्रैक्ट को। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं जी? नुकसानदेह कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चूंकि बाइंडिंग है, अब आप उसे निकल तो सकते नहीं है, तो उसको अगर आप ऑनर करते हैं तो आपको नुकसान होता नजर आ रहा है। नाउ दिस इज फ्यूचर लॉस। क्या अवॉइडेबल है? क्या अवॉइडेबल है? नहीं, कोई अवॉइडेबल नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है हमने, हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंद गए। हाँ, एक क्लॉज शुक्र है एग्रीमेंट में प्रिंसिपल साहब ने डाल दी थी, उन्हें भी पता था, उन्होंने कहा कि घर जाके समझ ना आए तो एक क्लॉज थी कि आप कैंसिल कर सकते हो बाय पेइंग 23,000 रुपये, क्योंकि जाहिर सी बात है नया इश्तिहार कॉलेज वाले कह रहे हैं हमें देना पड़ेगा कि हमें ठेकेदार चाहिए, तो उसके बाद नया इश्तिहार देखकर लोग आएंगे, उनके इंटरव्यूज़ होंगे, तब तक के लिए सफाई के लिए फिर आपको कोई मतलब आर्जी बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के बाद तोड़ना है तो फिर हमें कॉस्ट पड़ जानी है, इसलिए 23,000 रुपये पे कर देना, कॉन्ट्रैक्ट से निकल भी सकते हो। तो फिर आपने और मैंने मिलकर सोचा कि अगर हम इसको कैंसिल कर दें, इफ़ वी कैंसिल, यहाँ से पता चला है 60,000 नेगेटिव हो जाने से पता लगा है कि ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? अब आप कहोगे सर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस को भी फिर ले लेते, भाई वो अवॉइडेबल था, दिस इज नॉट अवॉइडेबल, हमने इसको पूरा करना ही करना है। अगर कैंसिल करने का ऑप्शन ना होता तो पूरा 60,000 खर्चा था हम पे, लेकिन एक ऑप्शन आ गया, अगर चाहो तो। ऑनरस कैसे पता लगा? ऑनरस नुकसानदेह, ऑनरस लिखो ना अगर गूगल पे तो यही उम्मीद है, यही मिलता जुलता ही जुमला इसका मतलब आएगा। ऑनरस कहां से पता लगा? ये नुकसानदेह है कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए हैं डीआई खान वाले, जिसपे हमें नुकसान हो जाना है। ऑनरस नुकसानदेह कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो हमारा आउटफ्लो होना है। कैंसिल करने के लिए कोई इनफ्लो नहीं होता, नॉर्मली पेनल्टी होती है आउटफ्लो। तो अगर कैंसिल करें तो आउटफ्लोज कितने हैं? 30,000, 23,000, ओके ठीक है। तो 23,000 रुपया पे करें और निकल जाएं इसमें से। तो अब मुझे बताओ, अब प्रूडेंस आएगी, और प्रूडेंस क्या कहेगी? इन दोनों में से जो लोअर है वो कर लो। देखो ना भाई, अगर मुझे नुकसान होना ही होना है तो मैं कम नुकसान की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड करनी है और वो लोअर पे करनी है, ठीक है। तो लोअर अमाउंट से मैंने एंट्री पास की, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, ठीक है जी। एक्सपेंस आज ही बुक करो भाई, अब फंस गए हो, ध्यान से करना था कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कितने से करेंगे? 30,000 यार 30 क्यों बार बार, 23,000। ये बात समझ आ गई? और बोलो, ये बात समझ आई है? ये नहीं समझ आई? गूंगो ये बात समझ आई है? किस किस को समझ आई है? तो फूटते हुए क्या डेथ पड़ती थी, बोलते क्यों नहीं हो? हैं, सारों को समझ आ गई है? सारों को समझ आ गई। अच्छा, तो नुकसानदेह कॉन्ट्रैक्ट ये इस तरह से होता है, मसलन आपने एग्रीमेंट किया, आगे आ रहा है सवाल, मिसाल के तौर इस तरह के सवाल कई होंगे। आपने एग्रीमेंट किया अपने कस्टमर से कि तुम्हें हम मिसाल के तौर पे 50 रुपये में एक पेन ये बेचेंगे, और हमने पीछे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट 40, ये हमें 40 रुपये का मार्कर मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी किया था, आगे कॉन्ट्रैक्ट का, कभी हम आगे कॉन्ट्रैक्ट करके फंस जाएंगे कभी। तो आगे कॉन्ट्रैक्ट किया सेलर के साथ, तुम्हें ये 50 का हम बेचेंगे, और उस वक्त तक हमें ये 40 में पड़ता था, तो हर मार्कर हर पेन के पीछे हमें 10 रुपये बच रहे थे, ठीक है। अब कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ से वो मार्कर आता था वहाँ पे जंग छिड़ गई, ठीक है। उस मुल्क में यूक्रेन से आता था मिसाल के तौर पे, ठीक है, और वो आना बंद हो गया, और जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस थे उनमें वही मार्कर अब हमें पढ़ने ही कितने का लग गया? 55 का। तो हमें हर मार्कर पे अब फ्यूचर में 5 रुपये का लॉस है, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो हम फंस चुके हैं। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स ऑनरस। अब हम देखेंगे
कोई कैंसिलेशन का ऑप्शन है, अगर हुआ तो फिर दोनों में जो चीज़ ज़्यादा कम नुकसानदेह होगी उसकी हम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे और वो काम ज़ाहिर करेंगे हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप पर मैंने क्या करना है, कैंसिल कर देना है सफाई वाले कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, चलो एक और करते हैं। अगला सवाल देखो, सोल्यूशन पे आपने पता है ना कोई चीज़ रखी हुई है, बड़े अच्छे बच्चे हैं आप लोग। हाँ जी, सवाल पढ़ा? आपको तो कुछ मिटाने की जरूरत नहीं, आपकी किताब में सब कुछ हुआ पड़ा है, सिर्फ समझिए बस। इसलिए मैं कहता हूँ पहले सोल्यूशन पे नजर ना जाए आपकी, प्लीज। ऑन 29 दिसंबर 2018, साल खत्म होने से 2 दिन पहले हम गए, बस ये सवाल करा लूँ फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं, जरा थोड़ा नुकसान कर लें। और ऑन 29 दिसंबर 18, अच्छा इंटरेस्टिंग है स्टैंडर्ड, है ना, मज़े का बड़ा है। और मज़ा ख़त्म ना हो इसीलिए जैसे ही कॉन्सेप्ट्स पूरे हो जाएंगे पास पेपर्स की डिस्कशन में साथ हम फाइनल अकाउंट शुरू कर देंगे, बोर ना होने पाए। फाइनल अकाउंट्स में इंटरेस्ट होगा और ये स्लो पॉइजन आपको एक एक करके सवाल, सारे सवाल आपसे मैंने लिखवाने हैं, ऐसे नहीं। गोस्ट ऑफ लेग्स, यू नो, कंसोलिडेशन भी तो हो ही गई थी ना, अब उसमें आपको कहना नहीं पड़ता था, उसमें आपको धक्का नहीं देना पड़ता था, इसमें धक्का देना पड़ता है, इसलिए वो मैं दे लूँगा इंशाल्लाह। नंबर बराबर सराबर, उसके 18 नंबर है तो ये भी 15 नंबर का सवाल आया होता है, और हैवी सवाल आ रहे हैं आजकल इसके। ऑन 29 दिसंबर 18, वी एंटर्ड इनटू अ 3 ईयर नॉन कैंसिलेबल लीज विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 19। हमने 29 को एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 साल का लीज का, जो कि नॉन कैंसिलेबल है, यानी कैंसिल हो ही नहीं सकती। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी। लेकिन 2 ही दिन बाद पता लगा कोई चवल मार बैठे हैं, गलत कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हो जाता है कभी, मिस कैलकुलेशन हो गई। तो 31 दिसंबर 18 पर 2 ही दिन बाद वी रियलाइज दैट दिस एसेट इज ऑफ नो यूज, किसी काम का नहीं है ये एसेट। यार वैसे किस्मत है कैसी अच्छी हमारी है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 2 दिन बाद ही पता लग गया, ओहो चवल बज गई। कोई बात नहीं, अब चवल जो बज गई हो तो बज गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट तो बाइंडिंग होते हैं, उनको तो अब आपको पूरा करना पड़ेगा। एनुअल रेंटल इज़ 300,000 और इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग फिलहाल इमटेरियल है, क्योंकि ये मैंने आपको कभी फिर पढ़ाना है जिसमें डिस्काउंट रेट है। कभी फिर का मतलब फिलहाल चलने दें, इस रूटीन के अंदर ये पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगा, बट डिस्काउंटिंग भी है प्रोविजन के अंदर, देखेंगे जब पढ़ानी होगी, फिलहाल छोड़े। इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इमटेरियल, ओके, नहीं है तो सोचना नहीं आप, ओके, जब होगा तो सोचवा भी लूंगा, करवा भी लूंगा। फिलहाल जी 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 जी, और क्या हुआ कि प्रोविजन को रिकॉर्ड करने की बात हो रही है, तो हमने कहा जी अब पहले चेक तो करें ना, इफ़ वी ऑनर, अगर हम ऑनर करेंगे तो मेरे बच्चों इस एसेट से हमें कितने इनफ्लोज आएंगे, बताओ जी, इनफ्लोज कितने आएंगे? इनफ्लोज कहाँ से आए, एसेट किसी काम का ही नहीं निकला। लेकिन आउटफ्लोज हैं, कितने हैं जी? 1 लाख, 3 लाख का किराया, 3 लाख इंटू 3 यानी 9 लाख का आउटफ्लो है। तो नेट में आप अगर ऑनर करें तो आपको कितना आउटफ्लो हो रहा है? 9 लाख का, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, कैंसिल करने वाला। तो इफ़ वी कैंसिल, इफ़ इट नहीं, इफ़ वी कैंसिल, लें जी, अगर हम कैंसिल करें तो कितना आउटफ्लो होगा? कुछ नहीं बेटा, कैन नॉट कैंसिल, ये लिखो, कैंसिल कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ऑप्शन ही क्या है, इन दोनों में से लोअर क्या है? एक ही है, ठीक है, और वो है 900,000। तो आप बेटा जी आज ही बुक कर लें एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट 900 से, ठीक है। कुछ चल के हो सकता है बाद में यूज़ निकल आए, तो फिलहाल तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपका, मजबूर है, फंस गए आप, निकल भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो हम 14वां सवाल कर रहे होंगे।